गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 7 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। ये सेशन आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 जनवरी। तो वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फान इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन जनवरी 6। ये जो दिन है इसको स्टार्ट किया गया था, फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है SOS इन्फेंटे एन डी ट्रेसिस, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है स्ट्रगल्स उन बच्चों का जो जिन्होंने वॉर और आर्म जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उसके दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज की डेट में 140 मिलियन के करीब वर्ल्ड वाइड ऑर्फान से अनाथ बच्चे हैं, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर एशिया में रहता है। अप्रॉक्सीमेट 61 मिलियन जो नंबर है वो एशिया में है और 52 मिलियन जो नंबर है वो अफ्रीका में आ जाएगा। ये जो दिन है यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है अवेयरनेस, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन वार अफेक्टेड चिल्ड्रन। जितने भी वार अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है और उनको जो है दोबारा से विस्थापित करना है। इस दिन जो है इसके ऊपर जो है वो एम्फेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र इन जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सदानंद वसंत दाते। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है सदानंद वसंत दाते, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र इन जनवरी 2026। उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है रश्मि शुक्ला को, जो कि महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ रह चुकी हैं। आईपीएस बैच अगर देखें हम तो इनका जो है वो 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और उनके पास लगभग 30 सालों का जो सर्विस का एक्सपीरियंस है। इससे पहले अगर अगर हम इनका टेन्योर देखें तो वो जो है वो 2 सालों के जो फिक्स टेन्योर है उसमें वो सर्व करेंगे। हालांकि उनकी रिटायरमेंट जो है वो अभी दिसंबर 2026 में ड्यू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जितने भी इंडिपेंडेंट और जो हायर रैंकिंग होती है स्टेट पुलिस चीफ की, उनको जो है अपने फिक्स टेन्योर के बाद ही जो है वो रिटायर किया जाएगा अगर बीच में कोई रिटायरमेंट रहती है। ठीक है, तो ये फिक्स जो है इनका 2 ईयर का टेन्योर है, उस फुल 2 ईयर के टेन्योर में ये सर्व करेंगे। एक्सपीरियंस अगर हम उनका देखें तो इससे पहले वो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, हेड रह चुके हैं वो महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के, और वो सर्व कर चुके हैं एज ए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम ब्रांच इन मुंबई। फर्स्ट पुलिस कमिश्नर वो रह चुके हैं मीरा भयंदर वसई विरार कमिश्नरेट के, जिसको कि 2020 में क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली क्लियर्ड कलई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश हैज रेज्ड कंसर्न ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन विच क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कलई 2 जल विद्युत परियोजना है जो है उसको स्वीकृति दे दी गई है। तो किस संकटग्रस्त जो पक्षी प्रजाति है उसको प्रभाव को लेकर अब चिंता बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाइट बेलीड हेरॉन, सफेद पेट वाला बगुला। तो हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट की, तो उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड कर दिया है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उन्होंने दे दिया है कलई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, जो कि एक 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है लोहित रिवर के ऊपर जो बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। इसको डेवलप किया जा रहा है THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा, और ये यहाँ पर जो है इन्वॉल्व है 128.5 मीटर कंक्रीट ग्रेविटी डैम जो ये रहेगा। यहाँ पे पॉन्डेज भी बनाई जाएगी और अंडरग्राउंड जो है यहाँ पे पावर हाउस रहेगा, और एस्टिमेटेड कॉस्ट जिसकी रहेगी 14,176 करोड़। कंजर्वेशनिस्ट जो है इन्होंने यहाँ पे कंसर्न रेज किया है कि जो जितना भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसेस यहाँ पे बनाया गया है कमेटी के द्वारा, उसमें जो है 28 बर्ड स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसमें जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बेलीड हेरॉन जो है, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है और पर्टिकुलरली यही एरिया इसका हैबिटेट है, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो व्हाइट बेलीड हेरॉन के बारे में
में देख लेते हैं, तो ये लिस्ट है एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। और इसके अलावा जो है हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत इसको शेड्यूल 1 में भी रखा गया है, जो कि इसको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 250 इंडिविजुअल जो है वर्ल्ड वाइड इसके अभी स्टिल जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और जिसमें से कि पॉसिबली जो है वो 60 इसमें लेफ्ट रह गए हैं और ये इंडिया में पड़ते हैं। अगर इसका हम हैबिटेट देखें तो ये भूटान, म्यांमार, इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया में अगर देखें हम तो ये नाम दफ़ा कामलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये अपने रेयर शाई ह्यूमन प्रेजेंस नेचर और डार्क ग्रे बॉडी विद डिस्टिंक्ट वाइट बेली के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, व्हाइट बेलिड हेरोन। कंजर्वेशन कंसर्न क्या है इसमें, तो लोहित रिवर जो बेसिन है ये इसका की नेस्टिंग साइट रहती है, स्पेशली वालोंग और नामदफा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। और अगर हम इसको जो है वो इग्नोर किया जाएगी इस स्पीशीज़ को, ठीक है, तो ये यहाँ पे इरिवर्सिबल बायोडाइवर्सिटी लॉस यहाँ पे हो जाएगा। बैलेंस अगर सिग्निफिकेंस देखें तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो इसको जो है डेवलपमेंट के साथ जो कंजर्वेशन है उसको भी यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। जो क्लियरेंस यहाँ पे हाईलाइट करता है कि कितनी टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के साथ भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल बिल सीक्स टू फ्रीज लैंड सेल्स अंटिल द राइट्स ऑफ विच ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंट्स आर सेटल। तो गोवा गवर्नमेंट ने यहाँ पे, गोवा सरकार ने यहाँ पे प्रस्तावित विधेयक भूमि बिक्री को तब तक रोकने का प्रयास करता है जब तक कि किन पारंपरिक निवासियों के अधिकार तय नहीं हो जाते, ठीक है। तो गोवा गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो भूमि को जो सेल करने के जो राइट है उसको फ्रीज कर दिया है। एक परंपरागत ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंट्स है उनको सेटलमेंट के अधिकार प्रोवाइड करने के लिए। तो कौन सी वो प्रजाति निवासी आ जाते हैं, ऑक्यूपेंट्स आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंडकार्स। तो गोवा गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रपोज करेगी एक बिल जो कि फ्रीज कर देगा लैंड सेल जब तक कि मुंडकार्स को उनके सेटलमेंट राइट्स प्रोवाइड ना किए जाए। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने यहाँ पे जो है ये बात कही है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में विंटर सेशन के दौरान 12 जनवरी 2026 को। मुंडकर्स कौन होते हैं, तो ये मुंडकर्स जो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंट्स है जो कि लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं उनकी भूमि वहाँ पर जो है वो काम कर रहे होते हैं गोवा में, वहीं पर ये रहते हैं और वहीं पर लैंडलॉर्ड्स की जो जितने भी जमींदार हैं उनकी ज़मीन पर ये रहते हैं, काम करते हैं और वहीं पर रहते हैं। काफ़ी सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्होंने अपनी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको जो है वो विदाउट सेटलिंग मुंडकर राइट्स जो है उनको बेच दिया है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गए हैं। मुंडकार्स के नए ऑनर जो हैं जिनको भूमि बेची गई उनके साथ उनके डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए हैं। ये जो बिल लाया जा रहा है इसका एम है प्रोटेक्ट करना है मुंडकार्स को, और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है विदाउट सेटलिंग क्लेम्स ऑफ द मुंडकार्स जो है इसको जो है सेल ना किया जा सके, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना इस बिल का मेन मकसद रहेगा। गोवा के पास अगर अभी अभी हम देखें तो गोवा में जो है 2000 मुंडकरियल केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर 2023 की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने डायरेक्ट किया था कि जितने भी मामलतकार जो है यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं उनको जो है वो डिस्पोज किया जाए विद इन 6 मंथ्स ऑफ द फाइलिंग, ठीक है। रिलीफ अगर हम रिलीफ फॉर अनडिक्लेयर्ड मुनकार्स, तो काफ़ी सारे मुनकार्स हैं जिन्होंने केसेस फाइल नहीं किए, उनको भी जो है यहाँ पे लीगली डिक्लेयर किया जाएगा ताकि जो बिल है उनको भी इंटरिम प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड की जा सके। Next question, which locality in Indore was officially declared an epidemic zone in January 2026 due to waterborne disease outbreak? तो इंदौर में रिसेंटली एक जो है वो वाटरबॉर्न डिजीज आउटब्रेक हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो एरिया है उसको यहाँ पे एपिडेमिक जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो कौन सा वो क्षेत्र आ जाता है जिसको डिक्लेयर किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भागीरथपुरा। तो इंदौर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है भागीरथपुरा को वाटर बॉर्न डिजीज आउटब्रेक एंड एपिडेमिक एरिया, क्योंकि जो है यहाँ पे केसेस में काफ़ी ज़्यादा राइज देखा गया और 10 जो है अप्रॉक्सीमेट 10 डेथ्स भी इसमें रिपोर्ट की गई है। चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं माधव हसनी, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये एक्सीड कर गई है नॉर्मल लेवल से इस एरिया में, जो कि यहाँ पे मीट करती है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एपिडेमिक, ठीक है। एजेंसीज इसमें ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, स्टेट सर्विलेंस यूनिट्स जो है इसमें इन्वॉल्व है, और टीम जो है यहाँ पे एनालाइज कर रही है और एपिडेमोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे डाटा को एनालाइज कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं वाटर सैंपल टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया स्ट्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिडेमिक।
इसके अलावा कंटेनमेंट मेजर अगर हम देखें तो नर्मदा वाटर सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया अफेक्टेड जोन में। भागीरथपुरा को जो है डिवाइड कर दिया गया है 32 ऑपरेशनल बीट्स में फॉर मॉनिटरिंग के लिए। इसके अलावा मैंडेटरी यहाँ पे क्लोरिनेशन कर दी गई बेल्स की और बेसमेंट स्टोरेज टैंक की। क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है यहाँ पे टैंकर्स के थ्रू जो है क्लोरिनेट और क्लोरिनेशन ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डोर टू डोर। Next question: which Malayalam actor and veteran production controller passed away in Kozhikode at the age of 62 in January 2026? तो जनवरी में 62 वर्ष की आयु में कोझिकोडे में किस मलयालम अभिनेता और वरिष्ठ प्रोडक्शन कंट्रोलर का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कन्नन पताम्बी। कन्नम पन्ताम्बी जो कि एक रिस्पेक्टेड फिगर रहे हैं मलयालम सिनेमा में, उनकी 62 साल की एज में डेथ हो गई है कोझिकोडे केरला में। ठीक है, और जो रीज़न ऑफ डेथ बताया गया है वो किडनी रिलेटेड अलाइनमेंट बताया गया है। करियर अगर हम उनका देखें तो उन्होंने 30+ ईयर जो है एज अ प्रोडक्शन कंट्रोलर और वर्क किया है, और उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 23 फिल्म में जो है वो एक्ट किया है। Next question: according to the Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, how many aircraft will Indian Airlines induct annually over the next 10 to 15 years? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के अनुसार अगले 10 से 15 सालों में भारतीय एयरलाइंस हर साल कितने विमान जो है वो शामिल करेगी, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 100 एयरक्राफ्ट, 100 विमान। तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो हर साल 100 एयरक्राफ्ट जो है वो अगले 10 से 15 सालों में जो है वो इंडक्ट करेगी। करंट फ्लीट अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया के पास कमर्शियल जो फ्लीट है करंट स्टेटस उसका रहेगा 843 एयरक्राफ्ट। 2025 में जो है एयरलाइंस में जो है इंडक्ट किए गए थे 80 प्लेन को जो है इंडक्ट किया गया था। इसके अलावा 2026 में लगभग 106 जो है और एयरक्राफ्ट को जो है एक्सपेक्ट है कि वो यहाँ पे इंडक्ट किए जाएंगे। कौन कौन सी एयरलाइंस इसमें जो इन्वॉल्व हैं जो कि यहाँ पे एक्सपेंशन में इन्वॉल्व रहेंगी? तो इसमें एयर इंडिया ग्रुप आ जाएगा, इंडिगो आ जाएगा, आकाश एयर आ जाएगा और स्टार एयर आ जाएगा। स्टार एयर जो कि रीजनल कैरियर है। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी क्या है? तो इंडिया गवर्नमेंट जो है हमारी यहाँ पे बिल्ड करना चाहती है इंडियन एयरपोर्ट को एज अ ग्लोबल हब, और जो जितनी भी हमारी रिलायंस रहती है फॉरेन ट्रांजिट हब्स के ऊपर, लाइक दुबई, दोहा और सिंगापुर, कोलंबो और यूरोपियन गेटवेज, उसके ऊपर जो है रिलायंस को जो है वो रिड्यूस करना चाहती है और इंक्रीज़ करना चाहती है अपना जो हमारा लॉन्ग हॉल कनेक्टिविटी है उसको जो है इंक्रीज़ करना चाहता है इंडिया। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या रहे क्या क्या है हमारे पास? तो जितने भी हमारे इंडियन कैरियर्स हैं उस वो जो है लिमिटेड वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, जो कि क्रूशियल रहते हैं नॉन स्टॉप लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए। ग्लोबल कंपटीटर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास जो है वो लार्ज वाइड बॉडी फ्लीट्स रहते हैं जो कि उनको एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया जो वर्क कर रहा है यहाँ पे स्केल अप करेगा और अपने वाइड बॉडी ऑपरेशंस को विद न्यू ऑर्डर्स, ठीक है ना, न्यू ऑर्डर से जो है वाइड बॉडी जो एयरक्राफ्ट होंगे वो यहाँ पे जो है वो इंडक्ट किए जाएंगे। ये सारी बातें जो मिनिस्टर ने जो है भोगमपुरम एयरपोर्ट के दौरान जो है ये बताया गया है रिसेंटली, जिसको कि यहाँ पे भोगमपुर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो फर्स्ट वैलिडेशन फ़्लाइट थी वो यहाँ यहाँ पे जो है वो चलाई गई थी बाय एयर इंडिया। और जो है एयरपोर्ट जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अपने जितने भी फुली ऑपरेशन हो जाएगा इस साल में समर तक 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 31st क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026? तो 31st क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वन बैटल आफ्टर अनदर। तो 31st क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड यहाँ पे 4 जनवरी 2026 को आयोजित किए गए, जो कि हॉलीवुड के मेजर अवार्ड सेरेमनीज में आ जाते हैं। इसमें जो है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसको कि डायरेक्ट किया गया पॉल थॉमस एंडरसन के द्वारा, उन्होंने बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता, मेकिंग इट द हेडलाइन ऑफ द नाइट। ठीक है, एक्टिंग अवार्ड अगर हम देखें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है यहाँ पे थिमोथी चैलमेट को दिया गया मार्टी सुप्रीम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड जो है वो जेसी बकली को दिया गया हेमनेट के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है जैकोब इलोडी को दिया गया फ्रैंकस्टीन के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो एमी मैडिगन को दिया गया वेपन्स के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स की लिस्ट है, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। क्रिएटिव एंड टेक्निकल अवार्ड जो है वो फिल्म सिनर ने जीता है यहाँ पे बेस्ट कास्ट के लिए, ठीक है ना। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रियान कुगलर को दिया गया, और बेस्ट स्कोर जो है वो लुडविग ग्रेनसन को दिया गया। F1 को जो है यहाँ पे बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट साउंड का अवार्ड दिया गया। अवतार को जो है फायर एंड ऐश जो है वो उसने यहाँ पे जीता है बेस्ट विजुअल इफेक्ट अवार्ड। टेलीविजन अवार्ड देखिए अगर हम, तो यहाँ पे बेस्ट लिमिटेड सीरीज अवार्ड जो है एडोलेसेंस एक्टिंग विंस फॉर स्टीफन ग्राहम, एरिन जॉरी, ओवेन कूपर को जो है यहाँ पे दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है द पिच को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जो है वो द स्टूडियो एक्टिंग विंस फॉर सिथ रोगन लाइक ब्रेन हॉल्ट को जो है यहाँ पे दिया गया, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस अगर हम देखें कॉमेडी में, तो जीएन स्मार्ट को हैक्स के लिए दिया गया, और बेस्ट टॉक शो का अवार्ड जो है यहाँ पे जिमी कैमिल लाइव को दिया गया। एनिमेशन और इंटरनेशनल अगर हम देखें एनिमेशन एंड इंटरनेशनल, तो इसमें जो है वो के पॉप डेमोन हंटर्स ने जो है यहाँ पे जीता है बेस्ट एनिमेटेड फीचर एंड बेस्ट सॉन्ग गोल्डन के लिए, और द सीक्रेट एजेंट वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। स्क्विड गेम्स ने यहाँ पे जीता है फॉरेन लैंग्वेज सीरीज को, और द नेक्ड गन इसने यहाँ पे जीता बेस्ट कॉमेडी फिल्म का अवार्ड। Next question, which gene therapy was first administered in Abu Dhabi on January 5, 2026 to treat inherited blood disorders? तो 5 जनवरी को अबू धाबी में वंशानुगत जो रक्त विकार रहते हैं उनको उपचार करने के लिए कौन सी जीन थेरेपी दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैसगेवी, ठीक है ना। तो 5 जनवरी 2026 को अबू धाबी में जो है एडमिनिस्टर किया गया फर्स्ट जीन थेरेपी इंजेक्शन फॉर द इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है ना। इनहेरिटेड यानी वंशानुगत जो अपनी जनरेशन टू जनरेशन कुछ डिफेक्ट्स चले रहते हैं, डिसऑर्डर चले रहते हैं, उनको जो है यहाँ पे जीन थेरेपी से जो है वो ट्रीट करने के लिए फर्स्ट इंजेक्शन दिया गया, ठीक है, अबू धाबी में। थेरेपी जो है इसमें ट्रीटमेंट जो है इसको कहा गया है कैसगेवी, जो कि बेस्ड है यहाँ पे क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। जीन एडिटिंग इसमें की गई है। डिजीज टारगेट कौन कौन से डिजीज इसमें टारगेट की गई? तो इसमें सिकल सेल डिजीज है, जो कि क्या है सिकल सेल डिजीज, एबनॉर्मल सी शेप्ड रेड ब्लड। इस सिकल सेल डिजीज में जो है वो रेड ब्लड जो सेल्स रहती है उसकी शेप जो है वो सी शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, ठीक है ना, और जिसकी वजह से पेन काफ़ी ज़्यादा बॉडी में रहती है। और बीटा थैलेसीमिया है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर रहेगा, जो कि रिड्यूस हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन और की वजह से होता है, ठीक है ना। बीटा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन बहुत कम रहता है, जिससे कि सीवियर एनीमिया जो है वो यहाँ पे रहता है। ये दोनों डिजीज जो है ये इनहेरिटेड रहती है, वंशानुगत डिजीजेज ये हैं। तो इसमें क्या किया गया, इसमें पेशेंट का जो स्टेम सेल है उसको लिया गया, क्रिस्पर Cas9 जो है वो एक्ट किया लाइक अ मॉलिकुलर सीजर, और इसमें जो है एडिट किया गया फॉल्टी जो डीएनए सेगमेंट था, ठीक है ना, उसको कट कर दिया गया जो फॉल्टी डीएनए सेगमेंट था। उसके बाद जो है वो करेक्टेड जो सेल्स थी, जो सही सेल थी, उनको री इन्फ्यूज़ किया गया पेशेंट में, ठीक है ना। जो डिफेक्टेड सेल सेगमेंट था उसको कट करने के बाद जो करेक्टेड सेल थी उनको दोबारा से जो है जोड़ दिया गया, री इन्फ्यूज़ कर दिया गया पेशेंट में, और जो है बोन मैरो के थ्रू जो है दोबारा से हेल्दी जो ब्लड सेल थी उनको जो है वो रिपॉपुलेशन उनकी की गई, ठीक है ना, बोन मैरो के थ्रू। ये जो एक ऑटोनॉमस मेथड है जिसमें कि यहाँ पे रिड्यूस करता है यहाँ पे रिजेक्शन रिस्क यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो बोन मैरो रहता है वो सेम ही पेशेंट से लिया गया रहता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो है इसमें यास क्लिनिक, ADSC, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स, DOH अबू धाबी जो इसमें इन्वॉल्व रहे। मेथड क्या है ये? तो ऑटोनॉमस स्टेम सेल जीन एडिटिंग, ये मेथड इसमें फॉलो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम्स 2026 अनाउंसमेंट व्हाट विल बी द प्रपोज्ड मैक्सिमम टेन्योर फॉर मलेशियाज प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री इब्राहिम जो है वो मलेशिया के, उन्होंने 2026 में घोषणा की है कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री होंगे उनका प्रस्तावित जो अधिकतम कार्यकाल रहेगा वो यहाँ पे उनके द्वारा कुछ प्रस्तावित किया गया है। तो कितना बताया गया है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 ईयर्स। तो 5 जनवरी 2026 को मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है अनवर अब्राहिम, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है एक मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म, जो एक ये बिल जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे लिमिट किया जाएगा टेन्योर ऑफ मलेशियाज प्राइम मिनिस्टर टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स और 2 फुल टर्म्स, ठीक है ना, 2 फुल टर्म, 10 साल से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर नहीं होगा मलेशिया में। करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो यहाँ पे करंटली यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल टर्म लिमिट नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिससे कि यहाँ पे लीडर जिसमें आ जाते हैं
मोहम्मद आ जाते हैं। इन्होंने जो है 22 सालों तक जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया, 1981 से लेकर 2003 तक अपनी फर्स्ट टेन्योर में, और बाद में जो है वो 2018 में फिर से रिटर्न हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 92। ये रीज़न क्या है रिफॉर्म के लिए? तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को और प्रिवेंट करना है प्रोलॉन्ग्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एक ही बंदा जो है लंबे समय तक पावर में ना रहे, और एनकरेज करना है लीडरशिप को, लीडरशिप रिन्यूअल एंड अलाउ द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो अगली जनरेशन है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। कुछ और भी यहाँ पे गवर्नेंस रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए, जिसमें सेपरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल्स रोल एज अ गवर्नमेंट लीगल एडवाइजर, ठीक है ना, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है फ्रीडम ऑफ इनफॉर्मल लॉज, और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा इंडिपेंडेंट ऑबिट्समैन का, जो कि यहाँ पे एनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन एफर्ट्स को, ठीक है। क्यों ये इतना पॉलिटिकल यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं? तो ये जो रिफॉर्म है ये वहाँ का जो पाक्तन हरपन कोलिएशन 2022 जो इलेक्शन हुए थे उसके मैनिफेस्टो का ये जो है वो पार्ट था, इसलिए इसको यहाँ पे अमेंड इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बैंक इज एनेबलिंग रुपी डिनोमिनेशन ट्रेड सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड इजराइल एमिड एफटीए टॉक इन 2026? तो 2026 में भारत और इजराइल के बीच रुपए में व्यापार निपटान की सुविधा कौन सा भारतीय बैंक प्रदान कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 6 जनवरी 2026 को इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किए हैं प्लान, जो कि फैसिलिटेट करेंगे बाईलेटरल ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपी में इंडिया और इजराइल के बीच में। ये जो मूव है यहाँ पे सपोर्ट करेगा हमारा जो ऑनगोइंग नेगोशिएशन चली है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इंडिया और इजराइल के बीच में, और यहाँ पे यहाँ रिड्यूस किया जाएगा डिपेंडेंसी थर्ड कंट्री करेंसीज के ऊपर। थर्ड कंट्री करेंसी में कौन है? यूएस डॉलर, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को। एसबीआई जो यहाँ पे यूज़ करेगा स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट को, जो कि सेटल करेगा ट्रेड जो है इनवॉइसेस रहेगी उसको इंडियन नेशनल रुपीज़ में जो है वो सेटल करेगा, ठीक है ना। रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट यहाँ पे जो है वो इंडिया जो है स्पेशली इसको यूज़ करेगा, और जो कि यहाँ पे सेटल करेगा ट्रेड के जितने भी इनवॉइसेस रहेंगे इंडियन नेशनल रुपीज़ में। इसराइल के जो एक्सपोर्टर्स होंगे और इम्पोर्टर्स होंगे वो यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे और पेमेंट्स कर पाएंगे डायरेक्टली रुपीज़ में। ये जो है यहाँ पे अलाइन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंटरनेशनल रुपी, उसके साथ ये अलाइन करता है। एसबीआई की प्रेजेंस अगर हम देखें तो एसबीआई पहला इंडियन बैंक है विद अ फिजिकल ब्रांच इन इजराइल, तल अबीब में इसकी एक ब्रांच है। ये ब्रांच जो है ऑलरेडी यहाँ पे सिक्योर्ड कर रही है रेगुलेटरी अप्रूवल्स टू ऑपरेशनलाइज रुपी ट्रेड। कोलेबोरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे एसबीआई वर्क कर रहा है इजराइल के इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। सपोर्ट फॉर इंडियन डायस्पोरा, तो ओवर 40,000 इंडियन वर्कर जो ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं इजरायली लेबर मार्केट को कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर में। एसबीआई जो यहाँ पे एनेबल कर रहा है एनआरआई अकाउंट्स और यहाँ पे रिमिटेंस सर्विसेज थ्रू इट्स तेल अवीव ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज स्worn in as वेनेजुएला's न्यू प्रेसिडेंट इन जनवरी 2026 आफ्टर द कैप्चर ऑफ निकोलस मादुरो? तो जनवरी 2026 में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेल्सी रोड्रिगेज। तो 5 जनवरी 2026 को डॉल्सी रॉड्रिगेज ने, जो कि प्रीवियसली सर्व कर रही थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट अंडर निकोलस मादुरो, वो जो यहाँ पे उन्होंने शपथ ले ली एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है। उनके जो ये जो सडन जो लीडरशिप चेंज देखा गया ये निकोलस मादुरो के और उनकी वाइफ को जो कैप्चर कर लिया गया यूएस के द्वारा, उसके बाद ये देखा गया है। अगर हम देखें रॉड्रिगोज की, तो उनको जो है अभी करंट सिचुएशन अगर देखें हम, तो उनको अपनी कंट्री में स्ट्रगलिंग इकोनॉमी और फ्रैक्चर स्टेट जो यहाँ पे मिली है एज अ इनहेरिटेंस, और जो काफ़ी सारे चैलेंजेस जो इनको यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें एक्सटर्नल चैलेंजेस अगर हम देखें तो उनको यूएस से प्रेशर यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और यूएस ने जो है अपनी जो वॉरशिप्स है वो कैरेबियन सी और जो है वो में स्टेशन कर दी है, और यहाँ पे वेनेजुएला से डिमांड की जा रही है कि वो जो है ईरानियन और जो क्यूबियन जो ऑपरेटर्स हैं उनको अब कंट्री से बाहर निकाले, और जितना भी जो ऑयल सेल है वो यूएस एडवर्सरीज जो भी कंट्रीज़ है जिसको यूएस जो है पसंद नहीं करता है, जिसमें कि रशिया और चाइना आ जाता है, उसके साथ वो बंद करे, ठीक है। इंटरनल चैलेंजेस में उनको जो है अभी यहाँ पे सपोर्ट सिक्योर करना पड़ेगा अपने पावरफुल फिगर, जिसमें डियोसाडो काबेलो आ जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जो है देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है वेनेजुएला में। फिलहाल जो है इन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में डेल्सी रोड्रिगेज ने शपथ ले ली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द उत्तर प्रदेश फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026? तो जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कहाँ पर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ। तो 4 जनवरी 2026 को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। ये जो फैसिलिटी है लोकेटेड रहेगी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ में, ठीक है ना, इनसाइड द स्वामी विवेकानंद सेंट्रल लाइब्रेरी। इसको इनॉग्रेट किया गया वाइस चांसलर आचार्य संजय सिंह के द्वारा। लाइब्रेरी है जो यहाँ पे ओवर 4000 ब्रेल बुक्स रहेगी जो कि कवर करेंगी 54 अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को, सभी को जो है प्रिंट किया गया है यूजिंग यूनिवर्सिटीज इन हाउस ब्रेल प्रेस। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे अलाइन करता है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो विजन है एजुकेशन फॉर ऑल और हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडिया सेटअप द वर्ल्ड सेकंड नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी फॉर एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट कैलिब्रेशन इन जनवरी 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जनवरी 2026 में भारत ने वायु प्रदूषण उपकरण अंशांकन कैलिब्रेशन जिसको बोलते हैं हेतु विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की है, ठीक है ना। तो कहाँ पर स्थापित किया है ये? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली। तो 5 जनवरी 2026 को इंडिया ने इनॉग्रेट किया नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी एट द CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली में। ये जो लॉन्च है यहाँ पे कोइंसाइड किया इंस्टीट्यूशंस 80th फाउंडेशन डे। इस दिन जो है 5 जनवरी को इंस्टीट्यूशन का दैट इज CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का 80th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जा रहा था और इसको जो है वो इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ग्लोबल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्ल्ड का ये सेकेंड इस तरह की लेबोरेटरी रहेगी, ठीक है ना। इससे पहले जो ओनली यूनाइटेड किंगडम के पास ही इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या रहेगी? तो मोस्ट जो एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के वो इंपोर्ट किए जाते हैं और सर्टिफाइड भी वो अब्रॉड से ही किए जाते हैं। अगर हम फॉरेन की कंडीशन देखें तो उनकी कंडीशन इंडिया के क्लाइमेट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहती है, ठीक है ना। तो जो ये न्यू लैब है यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगी हमें इंडिया स्पेसिफिक कैलिब्रेशन और टेस्टिंग जो कि इंश्योर करेगी एक्यूरेट परफॉर्मेंस अंडर लोकल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड पॉल्यूशन लोड्स। पॉलिसी सपोर्ट अगर देखें हम तो एक्यूरेट कैलिब्रेशन जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी एनफोर्समेंट ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि यहाँ पे टारगेट करता है रिडक्शन इन पार्टिकुलेट पॉल्यूशन अक्रॉस मेजर सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, former union minister and ex-president of the Indian Olympic Association who passed away in Pune at the age of 81 in January 2026 was? तो जनवरी 2026 में पुणे में 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुरेश कलमाड़ी। सुरेश कलमाड़ी जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और एक्स प्रेसिडेंट रहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, उनकी 81 की एज में पुणे में 6 जनवरी को डेथ हो गई। पॉलिटिकल रोल अगर उनका देखें हम तो वो कांग्रेस लीडर रहे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे रेलवे महाराष्ट्र में 1995 से 96 टेन्योर के दौरान। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में अगर हम उनका रोल देखें तो की फिगर रहे थे इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के, स्पेशली ड्यूरिंग द 2010 ओलंपिक 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है ना। उनका जो कैरियर है काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स और कंट्रोवर्सी से भरा रहा था, इंक्लूडिंग 2011 अरेस्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। 2011 में जो है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स के अलावा अगर हम बात करें तो वो जो है वो सर्व कर चुके थे एज अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स इन द 1960 टू 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटर्न मलयालम एक्टर पन्नप्रा Apachan, who passed away in January 2026 at the age of 77, began his film career with which movie? तो यहाँ पे जनवरी 2026 में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है मलयालम एक्टर पन्नप्रा अपाचन का। तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ओथोनाते मंकन।
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो इनकी डेट ऑफ डेथ अगर हम देखें तो 6 जनवरी को इनकी डेथ हो गई है 70 साल की उम्र में। डेब्यू फिल्म जो इनकी रही थी वो रही थी ओथे नाते मक्कन, ठीक है ना। और अगर हम उनका फिल्म करियर देखें तो ओवर 1000 मलयालम फिल्म में इन्होंने वर्क किया था, और ये रेगुलर एक्टर रहते थे वो अदूर गोपाल कृष्णन की जितनी भी फिल्म रहती थी तो उसमें ये एक कोलेबोरेशन की तरह उनके रेगुलर एक्टर रहते थे। Next question, which German leader is scheduled to visit India on January 12, 13, 2026 for his first official trip as a chancellor? तो 12 से 13 जनवरी 2026 को जनवरी से कौन से नेता अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रेडरिक मर्ज। तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, वो जो है अपनी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट इंडिया की करेंगे 12 से 13 जनवरी 2026 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनको होस्ट जो है खुद ही जो है वो होस्ट करेंगे, ठीक है ना। और उनका वेलकम करेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 12 जनवरी को, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज़ उनके साथ उनके द्वारा जो अपने विजिट के दौरान कवर की जाएगी, तो वो अहमदाबाद को कवर करेंगे और बेंगलुरु जो है वो जाएंगे, ठीक है। अहमदाबाद को यहाँ पे चूज़ किया गया है टू कंबाइन डिप्लोमेसी विद कल्चर एंड इकोनॉमिक आउटरीच, और बेंगलुरु जो है इंडिया का टेक्नोलॉजिकल हब है जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है कोलेबोरेशन इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। फोकस एरिया जो उनकी विजिट का रहेगा उसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, डिफेंस सिक्योरिटी आ जाएगा, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट इंडिया के लिए क्या रहेगा, तो इंडिया और जर्मनी जो है वो शेयर कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है 2000 से ईयर 2000 से। और जो है यहाँ पे जर्मनी जो है वो लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which indigenously developed missile with a 600 km strike range was recently tested by Pakistan in January 2026? तो जनवरी 2026 में पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में प्रशिक्षण किया गया है 600 किलोमीटर मारक क्षमता वाले स्वदेशी मिसाइल का। तो कौन सी है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तो तैमूर है ये, ठीक है ना। यहाँ पे टी थोड़ा सा कट हो गया है फ्रेंड्स, तो ये है तैमूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तैमूर, ठीक है ना। तो 3 जनवरी 2026 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, ठीक है ना। फीचर इसके अगर हम देखें तो इसकी रेंज रहेगी 600 किलोमीटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। टेस्ट टारगेट इसमें जो है वो हिट करेगी ये बोथ सी लैंड एंड सी टारगेट को विद हाई प्रिसीजन। वॉर हेड इसमें कन्वेंशनल रहेगा, और फ्लाइट प्रोफाइल अगर इसका देखें हम तो इसको डिज़ाइन किया गया है टू फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड, जो कि एनेबल करेगा यहाँ पे टू एवेड हॉस्टाइल एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नेविगेशन में इक्विप किसको किया गया विद एडवांस गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम। ये जो है पाकिस्तान की सेकंड मिसाइल जो है वो रिलेटेड ट्रायल रहेगी रिसेंट वीक्स में फॉलोइंग द नेवल मिसाइल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल हैज रिसेंटली बीन अलाउड फॉर फ्री import by the government of India as per DGFT's जनवरी 2026 नोटिफिकेशन। तो निम्नलिखित में से किस कच्चे माल के मुक्त आयात की जो है वो यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार ने अनुमति दी है DGFT की जनवरी 2026 अधिसूचना के अनुसार? तो कौन सा है वो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो एश मेटलर्जिकल कोक, कम राख वाला धातुकर्म कोक। तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इशू की है नोटिफिकेशन 3 जनवरी को, जिसमें कि अलाउ किया गया है फ्री इंपोर्ट ऑफ द लो एश मेटलर्जिकल कोक का, जिसमें कि जो एश कंटेंट है वो 18% से कम रहता है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन यहाँ पे जो है कवर करेगी हमारी जो कोक फाइन्स को, कोक ब्रीज को, और अल्ट्रा लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक को, जो कि यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इससे पहले 31 दिसंबर 2025 को DGFT ने यहाँ पे एक्सटेंड किया था इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को 30 जून 2026 तक, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। लेकिन जो है यहाँ पे कुछ कंसर्न रेज किए गए सप्लाई शॉर्टेज के रिगार्डिंग और राइजिंग जो कॉस्ट थी स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, तो इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है वो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोक की रिक्वायरमेंट रहती है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया में इतना पर्याप्त नहीं है दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो विदाउट इम्पोर्ट जो है हमारे जो स्टील मेकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे शॉर्टेज फेस करते हैं और हाई कॉस्ट भी उनको देनी पड़ती है, ठीक है। जो फ्री जो इम्पोर्ट रहेगा यहाँ पे जो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, तो इससे जो सप्लाई जो रहेगी रॉ मटेरियल की वो काफ़ी ज़्यादा मिलती रहेगी, लो प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी, और स्टेबल स्टील प्राइसेस रहेंगे गुड्स कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर के दोनों के लिए जो है वो स्टील प्राइस जो है वो स्टेबल रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ लॉन्च द IITM ग्लोबल इनिशिएटिव टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल IIT? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस IIT ने IITM ग्लोबल पहल शुरू की है ताकि वह दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय IIT बन सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने यहाँ पे लॉन्च किया है IITM ग्लोबल, एक इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे जो है इसको वर्ल्ड्स की फर्स्ट मल्टीनेशनल IIT यहाँ पे बनाएगा। ठीक है ना, ये इनिशिएटिव यहाँ पे इंक्लूड करता है सेटिंग अप ओवरसीज कैंपस, रिसर्च सेंटर एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये जो अलाइनमेंट रहेगा इंडिया का जो है वो फॉरेन पॉलिसी के तहत ये किया जाएगा और इसमें जो है एजुकेशन को और टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। IIT मद्रास ने ऑलरेडी अपना कैंपस एस्टेब्लिश किया है, तंजानिया में एस्टेब्लिश किया है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करता है स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को अब्रॉड। ये जो है हमारा पार्ट रहेगा एज अ पार्ट ऑफ रोल आउट। IIT मद्रास ने यहाँ पे जो है वो MOU साइन किया है अपने पार्टनर्स के साथ, जिसमें US, UK, जर्मनी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और कुछ अदर कंट्रीज़ भी आ जाते हैं। फोकस इसमें जो है वो IT टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएगा, टेकिंग IT टेक्नोलॉजी अब्रॉड। और यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस ज्वाइंट किए जाएंगे, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स ग्लोबल चैलेंजेस के लिए लिए जाएंगे। और जो है इंडियन स्टार्टअप्स को जो है यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा ओवरसीज मार्केट के साथ, और जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड फेज ऑफ द बिम्स्टेक कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एट विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसी का ही हिंदी वर्जन है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी ये आ जाएगा टाटा मेमोरियल, बी आ जाएगा यहाँ पे एम्स, सी आ जाएगा होमी भाभा और डी आ जाएगा निमहंस। ठीक है ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया शायद इसको फाइनल करते हुए। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, बिम्स्टेक कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण भारत में किस संस्थान में शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकंड फेज यहाँ पे जो है स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम का कैंसर केयर फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। ठीक है, बिम्स्टेक कंट्री में कौन कौन से आ जाते हैं? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल एंड इंडिया आ जाते हैं। ठीक है ना, लॉन्च किया गया एट द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम में। इसको इनॉग्रेट किया गया यहाँ पे CSR राम के द्वारा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है बिम्स्टेक एंड साक के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कैंसर केयर प्रोफेशनल में आज इंक्लूडेड थे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल से। ठीक है ना, और ये जो प्रोग्राम है इसका एम है यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है ऑन्कोलॉजी सर्विसेज को बे ऑफ बंगाल में, और प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, और इसके अलावा जो है इनकरेज करना है कोलेबोरेशन, रिसर्च एंड नॉलेज एक्सचेंज अमंग बिम्स्टेक नेशंस। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ये जो प्रोग्राम था इसको अनाउंस किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्यूरिंग द 6th बिम्स्टेक समिट, और जो है इसको इंप्लीमेंट कर रहा है टाटा मेमोरियल सेंटर विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फर्स्ट फेज जो है इसका कंप्लीट हो चुका है जुलाई से अगस्त 2025 में, जिसमें कि 21 प्रोफेशनल को जो है यहाँ पे फ्रॉम 4 बिम्स्टेक कंट्रीज उनको जो है यहाँ पे ट्रेंड किया गया था। ठीक है ना, 4 बिम्स्टेक कंट्रीज से 21 प्रोफेशनल को फर्स्ट फेज के दौरान जुलाई से लेकर अगस्त 2025 में ट्रेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ICGS समुद्र प्रताप वाज बिल्ट बाय विच शिपयार्ड? तो भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो 5 जनवरी 2026 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे कमीशन किया ICGS समुद्र प्रताप इन गोवा। इंडिया का ये फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल रहेगा, और ये यहाँ पे लार्जेस्ट शिप भी रहेगा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट का। ठीक है, इसको बिल्ड किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और इस वेसल में जो है ओवर 60% इंडिजिनस कंटेंट जो है इसमें यूज़ किया गया है। इसको इक्विप किया गया है 30 mm CRN91 गन्स और 12.7 mm रिमोट कंट्रोल गन्स के साथ फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, और जो है इसमें डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम है और साइड स्वीपिंग आर्म्स और हाई कैपेसिटी फायर फाइटिंग सिस्टम इसमें जो है वो लगाया गया है। ठीक है ना,
और जो है वो पॉल्यूशन रिस्पॉन्स बोर्ड्स फॉर चेकिंग द ऑयल स्पिल्स एंड मैराइन पॉल्यूशन जो है इसमें इंक्लूडेड की गई है। ऑपरेशनल रोल अगर इसका हम देखें तो ये रिस्पॉन्ड करेगा ऑयल स्पिल और केमिकल लीक्स को, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन करेगा। ये हमारे इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो इसको जो है ये एनहांस करेगा हमारी इंडिया की एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कोरल रीफ, फिशरीज एंड कोस्टल लाइवलीहुड। ठीक है ना, तो जो समंदर में जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, लीकेज जो हो जाती है, केमिकल लीकेज, तो उसको जो है ये क्लियर करने में इसका मेन रोल रहेगा, जिससे हमारे जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी कोरल रीफ को, फिशरीज को और कोस्टल जो लाइवलीहुड रहता है। स्ट्रेंथ करेगा हमारा इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे 2 वुमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है ऑन बोर्ड, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारे इंक्लूसिविटी इन द कोस्ट गार्ड। Next question, DRDO has developed a portable water purification system for soldiers named Swadesh. What does Swadesh stand for? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो DRDO ने यहाँ सैनिकों के लिए स्वदेश नामक पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है स्वदेश के नाम से। तो स्वदेश का पूरा नाम क्या है, क्या स्टैंड करता है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। तो यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने डेवलप किया है हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। इसको डिज़ाइन किया गया है डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में, जो कि यहाँ पे मीट करेगा जितनी भी ड्रिंकिंग वाटर नीड्स रहती है सोल्जर्स की रिमोट, कोस्टल और हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में। की फीचर्स अगर हम इसके देखें तो मैनुअल इसका वर्जन जो होगा उसको वो जो है सपोर्ट करेगा 10 to 12 सोल्जर्स को, और यहाँ पे जो है एक पर्सन जो है इसको कैरी कर सकता है। इंजन ऑपरेटेड जो वर्जन है वो सपोर्ट करेगा 20 to 25 सोल्जर्स को। ठीक है, ऑपरेशनल यूज़ देखें हम तो इसको जो है नेवल ऑपरेशन के दौरान, कोस्टल इंस्टॉलेशन और जो इनलैंड सेलाइन एरियाज़ रहते हैं जैसे कि पेंगोंग सो लेक लद्दाख में आ जाती है, वहाँ पे जो ये इसका यूज़ किया जा सकेगा, और जो ये इंश्योर करेगा हमारी हाइड्रेशन ड्यूरिंग लॉन्ग पेट्रोल एंड आइसोलेशन डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 24 चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट इन जनवरी 2026। तो यहाँ पे जो है सिक्किम हाई कोर्ट के 24 चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। तो किसको अपॉइंट किया गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। 4 जनवरी 2026 को जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ 24 चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। उनको जो है ओथ एडमिनिस्टर करवाई गई गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के द्वारा लोक भवन सिक्किम में। और जो है इससे पहले अगर हम देखें तो ये जस्टिस मुश्ताक जो है सर्व कर रहे थे एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट, और उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है जस्टिस विश्वनाथ सोमादर को, जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हो गए हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये करवाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इज सेट टू रिलीज 41 न्यू लिटरेरी वर्क्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नए साहित्यिक कार्य किस वर्ष से संबंधित जो है वो जारी करने वाले हैं। तो इसका किस विषय से संबंधित जो है वो जारी करने वाले हैं। ठीक है ना, 21 नए साहित्यिक कार्य किस विषय से संबंधित जो है वो जारी करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे रिलीज करेंगे 41 न्यूली डेवलप्ड लिटरेरी वर्क, जिसको कि प्रिपेयर किया गया है बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेजेस है इसमें इंक्लूडेड रहेगी क्लासिकल कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। इसके साथ ही 13 बुक्स ऑन तिरुकुरल और 45 एपिसोड साइन लैंग्वेजेस इंटरप्रिटेशन सीरीज के ऊपर जो है यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, जो कि यहाँ पे एक क्लासिकल विजडम को जो है ये मोर इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाएगा। इंस्टीट्यूशन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, तो ये वर्क जो है ये किया जा रहा है अंडर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के थ्रू, और जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल कंट्रीब्यूटेड टू द थिरुकुरुल एंड साइन लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे जो है वो तमिल कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्लासिकल तमिल कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा, तो ये जो यहाँ पे प्रमोट करेगा प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन, और एनकरेज करेगा यहाँ पे रिसर्च, एजुकेशन और लैंग्वेज लर्निंग को, और सपोर्ट करेगा हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है बाय मेकिंग क्लासिकल टेक्स्ट एक्सेसिबल टू पर्सन विद हियरिंग डिसेबिलिटीज। इंडिया जो यहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस को। ठीक है, ऑफिशियली 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस को इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी और असमी, पाली, प्राकृत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड अ हिस्टोरिक MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू ब्रिंग इट्स फाइनेंसेस अंडर अ फुल बैंकिंग
एंड डेब्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी वित्तीय व्यवस्था को पूर्ण बैंकिंग और ऋण प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत लाने के लिए किस संस्था के साथ ऐतिहासिक समझौता जो है वो हस्ताक्षर किए, साइन किए हैं, एमओयू? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे साइन किया है लैंडमार्क एमओयू विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे दिल्ली जो यहाँ पे कैपिटल लाएगा, हमारी जो कैपिटल है अंडर आरबीआई फुल बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट, डेब्ट मैनेजमेंट और फ्रेमवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। इस एग्रीमेंट के तहत जो है आरबीआई एक्ट करेगा एज अ दिल्लीज बैंकर, डेब्ट मैनेजर और फाइनेंशियल एजेंट की तरह जो यहाँ पे जो है वो वर्क करेगा। की प्रोविजन क्या रहेंगे एमओयू के? तो आरबीआई जो यहाँ पे मैनेज करेगा दिल्ली की जो बैंकिंग ऑपरेशन है, कैश फ्लो और पब्लिक डेब्ट को, और इसके अलावा जो एनेबल किया जाएगा मार्केट बोरोइंग थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगी, सरप्लस सरप्लस जितना भी कैश रहेगा, और एक्सेस रहेगी लो कॉस्ट लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ के लिए। सिग्निफिकेंस क्या इसका रहेगा? तो यहाँ पे ये लॉन्ग स्टैंडिंग जो गैप था दिल्ली का उसको जो है ये फिल करेगा। आरबीआई सपोर्ट को, जो लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पे गैप था उसको सपोर्ट करेगा दिल्ली एज अ बिंग नेशनल कैपिटल। इसके अलावा जो स्ट्रेंथन किया जाएगा फिजिकल डिसिप्लिन को, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय हुम? तो 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो 4 जनवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी उत्तर प्रदेश में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो है, इसके अलावा जो है नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जो हमारा जो टीम वर्क है और कोऑर्डिनेशन है उसको कंपेयर किया इंडिया का जो डेवलपमेंट जर्नी है, और यहाँ पे स्ट्रेस उन्होंने किया, फोकस किया उन्होंने वैल्यूज़ लाइक टीम फर्स्ट एंड इंडिया फर्स्ट। इवेंट की अगर हम हाईलाइट्स देखें तो ये जो टीम्स 28 स्टेट से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट को। और ओवर 1000 प्लेयर जो है 58 टीम से कम्पीट करेंगे टूर्नामेंट में। ऑर्गेनाइज जो है इस टूर्नामेंट को एनुअली किया जाता है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि 1951 में जो है वो फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में आ जाता है। ठीक है, सपोर्ट्स डेवलपमेंट पुश अगर प्रोग्राम्स हम देखें हमारी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए हैं, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट आ जाता है और खेलो भारत पॉलिसी आ जाती है 2025 की। फोकस इसमें साइंटिफिक ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन एंड बैलेंसिंग स्पोर्ट्स विद एजुकेशन इस पर रखा गया है। और इंडिया का जो एम है वो है होस्ट करना 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स, और 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करना हमारा एम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।